मेरी क्रिसमस। इस बार तो बॉस बहुत मेहरबान हुआ है हम पर, जो क्रिसमस के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ऑर्गेनाइज तो की है, लेकिन बहुत ही अजीब जगह पर ऑर्गेनाइज की है। अजीब जगह मतलब कब्रिस्तान में ऑर्गेनाइज की है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जहाँ पर पार्टी होने वाली है वहाँ पर पहले कोई ब्रिटिश फैमिली रहती थी, और क्रिसमस की रात ही वहाँ पर आग लगने की वजह से उन सब की मौत हो गई थी। उसके बाद कोई वहाँ पर रहता तो नहीं है, लेकिन उसे एक पार्टी हॉल बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर उनकी आत्माओं को देखा है, तो तुम भी जरा सावधान रहना। अरे यार, तुम तो जब देखो तब हमें डराने पर लगे रहते हो। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा ना, तब भी ये ऐसा ही बोलेगा। अरे यार, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आयुष अक्सर ही इस तरह के मजाक करता था, इसलिए उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता था। क्रिसमस का दिन आया और वो सब लोग पार्टी के लिए रेडी होकर पार्टी हॉल में पहुंच गए। इतनी चकाचौंध और साज सजावट के बीच ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई हॉन्टेड लोकेशन है। म्यूजिक प्ले हुआ और सब उस पर डांस करने लगे। यार, कोई ड्रिंक्स तो लेकर आओ। बिना ड्रिंक्स के कैसी पार्टी? हाँ यार, प्लीज कोई मेरे लिए भी ड्रिंक्स लेकर आओ। हे वेटर, 2 ड्रिंक्स लेकर आना। अभी लाता हूँ सर। वेटर ने उन दोनों को ड्रिंक्स ला कर दी, लेकिन वो उन्हें बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहा था, जिस वजह से शिखा थोड़ी घबरा गई। तुमने हमें ड्रिंक्स दे दी ना, तो यहाँ पर खड़े खड़े हमें घूर क्यों रहे हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ मैडम। न जाने आप लोगों को हमसे क्या दिक्कत होती है। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। वेटर उन्हें बड़े ही गुस्से में देखता हुआ वहाँ से चला गया। बड़ा ही अजीब वेटर था। अरे छोड़ो ना यार, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाना। तुम एंजॉय करो। वो सभी ड्रिंक्स पीते हुए पार्टी एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी आयुष के ग्लास से ड्रिंक शिखा के कपड़ों पर गिर गया। अरे यार, ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। अभी तो पार्टी शुरू ही हुई थी, अब पूरी पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनूंगी मैं। सॉरी यार, गलती से हो गया। शायद ऊपर वॉशरूम है, तुम वहाँ पर जाकर साफ कर लो। शिखा परेशान होकर अपनी ड्रेस साफ करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगी। वो पूरा फ्लोर ऐसा था जैसे तो मानो सालों से वहाँ पर कोई आया ही ना हो। नीचे इतनी चकाचौंध और ऊपर ऐसा। पता नहीं, ये जगह देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पर आते ही। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस अपनी ड्रेस साफ करनी है। शिखा जैसे ही वॉशरूम ढूंढकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, तभी फिर से वही वेटर उसके सामने आ गया। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आना। शिखा की ये बात सुनकर वो वेटर उसे देखकर बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी ऐसी हंसी देखकर शिखा डर गई। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। बड़ा ही अजीब वेटर है, पीछे ही पड़ गया। पता नहीं लोग ऐसे ऐसे लोगों को काम पर रखते ही क्यों हैं। शिखा ने वॉश बेसिन की टैप ऑन की और पानी से अपनी ड्रेस साफ करने लगी। उसका सारा ध्यान अपनी ड्रेस पर था, लेकिन तभी उसे लगा कि सामने आईने में उसके अलावा पीछे और कोई भी खड़ा है। तो उसने अचानक से सामने लगे शीशे में देखा तो उसे लगा मानो अभी कोई उसके पीछे से भागता हुआ शॉवर एरिया में जाकर छुप गया। शिखा की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस साफ की और वहां से जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलती, उसे वहां किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसका मतलब उस वक्त सच में मेरे पीछे कोई खड़ा था। ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है, देखना पड़ेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। शिखा को जब फिर से वही आवाज सुनाई दी तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम के पिछले सेक्शन में पहुंची, जिसे एक कर्टन से कवर किया हुआ था। शिखा ने कर्टन हटाया
तो बाथटब के बगल में एक छोटी बच्ची अपने सर को अपने घुटनों में दबाए रो रही थी। Please help me. Please save me. बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें? मेरी तरफ देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। Please help me. Please save me. देखो बेटा, अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ। शिखा के इतना कहते ही उस बच्ची ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही शिखा ने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उस बच्ची का चेहरा बेहद भयानक था। आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और हंसते हुए उसके मुंह से खून टपक रहा था। शिखा अपनी जान बचाने के लिए वहां से उठकर भागने लगी। तभी उस बच्ची ने अपने हाथों से शिखा की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, लीव मी। शिखा अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस बच्ची की आत्मा की पकड़ शिखा की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि शिखा खुद को छुड़वा ही नहीं पा रही थी। यार, इतनी देर हो गई लेकिन शिखा अभी तक नहीं आई। वो ऊपर सिर्फ अपनी ड्रेस साफ करने के लिए ही तो गई थी। हमें एक बार ऊपर चलकर देखना चाहिए। तभी अचानक वो वेटर वहां पर आया। उसने उन तीनों को देखा और बड़े ही अजीब तरीके से कहा, एक बार जाकर देख लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना यहाँ पर बहुत से लोगों की मौत होती है। उसने उन लोगों की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल की और वहां से चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर वो तीनों बहुत डर गए और जल्दी से ऊपर गए। उन्होंने वॉशरूम ढूंढा और गेट को नॉक किया। शिखा, शिखा, अरे तुम अंदर हो क्या? उन तीनों ने शिखा को आवाज दी, लेकिन अंदर से किसी की कोई आवाज नहीं आई। अरे ये क्या हो रहा है? अंदर से गेट लॉक है और अंदर से किसी की आवाज भी नहीं आ रही। कहीं शिखा अंदर बेहोश तो नहीं होगी? धीरज के इतना कहते ही वॉशरूम का दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वो तीनों अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो अंदर से लॉक लगा हुआ था और अपने आप ही लॉक खुल गया और अंदर कोई है भी नहीं। और अगर यहाँ पर शिखा नहीं है तो फिर शिखा है कहाँ? लगता है कि शायद शिखा नीचे चली गई। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो चलो नीचे ही चलते हैं। क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? कैसी आवाज? ऐसा लगा कि कोई बच्ची हंस रही थी। अरे यार, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। तो बच्ची कहाँ से आ गई? चलो। वो तीनों वॉशरूम से बाहर निकले। तभी कविता के कानों में फिर से बच्ची के हंसने की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनते ही कविता ने जैसे ही पीछे मुड़कर बाथरूम की तरफ देखा तो एक छोटी बच्ची जिसके कपड़े पूरी तरह काले पड़े हुए थे उसी कर्टेन के पीछे जाकर छिप गई जो बाथटब पर लगाया गया था। वो देखो, मैंने कहा था ना वहाँ पर बच्ची है। वो पीछे जाकर छुप गई है। अरे यार, कोई नहीं है, तुम चलो यहाँ से। आयुष के इतना कहते ही वो दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। कविता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो तीनों नीचे आ गए। तभी वहां पर सैंटा की कॉस्ट्यूम पहने कोई अपने हाथों में गिफ्ट्स के बॉक्स लेकर आया। उसने चेहरे पर भी सैंटा का मास्क लगाया हुआ था। वो बारी बारी सबको गिफ्ट देने लगा, लेकिन जैसे उसने आयुष, कविता और धीरज को गिफ्ट दिया तो एक बड़ी ही अजीब सी आवाज में उसने उन लोगों से कहा, ये गिफ्ट तुम लोगों के लिए बहुत खास है। शायद इन्हें खोलने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। क्या मतलब? उसने आयुष की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। लेकिन जब उन तीनों ने वो गिफ्ट्स खोले तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन बॉक्सेस में 3 कटे हुए सर थे, एक आदमी, एक औरत और तीसरा सर शिखा का था। डर के मारे उन तीनों की चीख निकल गई और वो बॉक्सेस उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। तभी वो वेटर फिर से उनके सामने आ गया और वैसे ही क्रीपी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगा। लगता है कुछ बहुत भयानक देख लिया है। जाओ तुम यहाँ से, पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो।
वेटर ने बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें देखा। तभी सामने से शिखा चलकर उनके पास आई। उसे देखकर वो तीनों और ज्यादा घबरा गए। शिखा, तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो मर गई थी ना? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम यार। तुम लोग प्लीज जल्दी से यहाँ से चलो। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक सेकंड भी और नहीं रुक सकती मैं यहाँ पर। प्लीज चलो। तुम ठीक कह रहे हो यार। जब से यहाँ पर आए हैं बहुत अजीब लग रहा है और चीजें भी अजीब अजीब हो रही है। बाहर में गई ये पार्टी, घर चलते हैं। वो तीनों पार्टी छोड़कर अपने घर जाने के लिए वहां से निकल गए। आयुष पार्टी में गाड़ी लेकर आया था तो सब उसकी कार में बैठ गए और आयुष ने गाड़ी स्टार्ट की। पता नहीं कैसी अजीब सी जगह थी। तुम उस दिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे आयुष, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। शिखा के ऐसा कहने पर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो शिखा ने अपनी गर्दन उठाकर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठे आयुष की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आयुष नहीं बल्कि कोई ब्रिटिश आदमी था। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे देखकर शिखा मदद के लिए पीछे बैठे अपने दो दोस्तों कविता और धीरज की तरफ मुड़ी। वहां पर भी वो दोनों नहीं बल्कि एक ब्रिटिश औरत और वहीं वेटर बैठा हुआ था और उस ब्रिटिश औरत ने अपनी गोद में उसी छोटी सी बच्ची को लिया हुआ था जिसे शिखा ने वॉशरूम में देखा था। वो चारों बहुत भयानक लग रहे थे। वो वही ब्रिटिश फैमिली थी जिनकी मौत उस घर में हुई थी जहां पर उनकी कंपनी की क्रिसमस पार्टी चल रही थी। बचाओ, बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचाओ मुझे। वो सब शिखा की तरफ बढ़े और तभी उनकी गाड़ी सामने जाकर एक पेड़ में टकरा गई। एक्सीडेंट होते ही मौके पर शिखा की मौत हो गई। सुबह न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि नशे में गाड़ी चलाने की वजह से शिखा नाम की एक युवती की मौत हो गई और क्रिसमस की रात हो रही पार्टी में 3 दोस्तों कविता, आयुष और धीरज भी मृत पाए गए। लोग आज भी उन चारों की मौत के पीछे की सच्चाई को नहीं जानते और आज भी वहां पर क्रिसमस की रात ऐसी ही पार्टी होती है। तो क्या आप भी इस क्रिसमस पर वहां हो रही क्रिसमस पार्टी में आने के लिए तैयार हैं? ठंड अपने चरम पर थी। दिसंबर की रातें पहाड़ियों पर वैसे ही कपकपी ले आती थी, लेकिन इस बार सर्दी में एक अजीब सा डर, एक अनजाना भय भी घुला हुआ था। दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा हिमकुंड, जहां लोग सादगी में जीते थे और खुशी के छोटे छोटे त्योहार मनाते थे। क्रिसमस में बच्चों को उम्मीद रहती कि सैंटा आएगा, उपहार देगा और उनके सपनों को सच करेगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसकी हवा भी लोगों को ठंड से ज्यादा डरा रही थी। कस्बे में बार बार एक ही बात फुसफुसाई जाती, इस साल 2 सैंटा आएंगे, एक अच्छाई वाला और एक बुराई वाला। लोग इसे मजाक समझते, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में छिपा डर उस अफवाह को सच साबित करता था। उन्हें मालूम था यह केवल कहानी नहीं, एक बहुत पुराना श्राप था। कस्बे के लोगों ने मार्केट सजाना शुरू किया। दुकानें रंग बिरंगी लाइटों से चमकी, बच्चे लाल टोपी पहनकर घूमते और हर तरफ उत्साह की लहर दिखती। ऐसे में 12 साल का आरफ और उसकी 7 साल की छोटी बहन तारा क्रिसमस की तैयारियों में सबसे आगे थे। आरफ सैंटा का बहुत बड़ा फैन था। वो हर साल अपने घर की छत पर चिमनी के पास दूध और कुकीज रख देता था। उसे लगता था कि असली सैंटा आएगा और उन्हें खाएगा। तारा को भी उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। एक दिन दोनों भाई बहन मार्केट से घर लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे बैठे बूढ़े निरंजन दादा ने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, इस साल रात को बाहर मत निकलना। आरव ने हंसकर कहा, क्यों दादाजी, सैंटा आएगा तो उससे मिल भी नहीं पाएंगे। निरंजन दादा के चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आई। सैंटा हाँ आएगा, लेकिन उसके साथ कोई और भी आता है जिसे वो सब भूल चुके हैं। आरव ने धीरे से पूछा, कौन दादाजी? उन्होंने डरते हुए जवाब दिया, हॉरर सैंटा, वो जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल होती हैं। वो अच्छे बच्चों को नहीं, बुराई की तलाश में आता है, लोगों को अपने साथ ले जाने।
आरव ने फिर से हंसते हुए कहा, ये तो कहानी है दादाजी। दादाजी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, काश ये सिर्फ कहानी होती। उनकी आंखों में तैरते डर ने दोनों बच्चों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। क्रिसमस से 3 दिन पहले कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को बर्फ पर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती। घरों के बाहर लंबे लंबे बूट के निशान दिखाई देते। कई बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने रात को दूर पहाड़ी पर एक लाल कपड़ों वाला आदमी देखा, पर उसका चेहरा काला और आंखें आग की तरह लाल थी। कस्बे के चर्च के फादर माइकल सबको समझाते, डरिए मत, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। लेकिन रातें डरावनी होती गई। एक रात आरव ने छत पर चिमनी के पास रखे दूध को देखा। वो आधा पिया हुआ था। उसे लगा कि वो दूध सेंटा ने पिया होगा, पर उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि दूध के कप पर उंगलियों के निशान थे, बड़ी सख्त और बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां। कस्बे के लोग डर के कारण जल्दी घरों में बंद हो जाते। इसी बीच आरव के सबसे अच्छे दोस्त ईशान ने शाम को उसे बताया, कल जंगल वाली पहाड़ी पर किसी ने लाल कपड़े वाला आदमी देखा, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आरव ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू फालतू बातें मत कर, सेंटा अच्छा होता है। हाँ, अच्छा वाला सेंटा, लेकिन बुरा वाला भी तो होता है ना। आरव उस रात बेचैन रहा। आधी रात को उसे बाहर से घंटियों की आवाज आई, लेकिन यह आवाज खुश नहीं बल्कि भारी और डरावनी थी। उसने खिड़की से झांका। बर्फ पर दूर एक आकृति खड़ी थी, लाल कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी, लेकिन चेहरे पर गहरा साया और आंखें वही आग की तरह लाल। आरव डर के मारे जम सा गया। आकृति धीरे धीरे हाथ उठाती है आरव की ओर। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और डर के मारे तारा के पास जाकर सो गया। अगली सुबह लोगों में दहशत फैल गई। 3 घरों के बाहर बड़े भारी कदमों के निशान थे और एक बच्चे के खिलौने गायब थे। माए बच्चों को घर में बंद रखने लगी। उसी दोपहर आरव को अपनी दादी के पुराने स्टोर रूम में एक पुरानी किताब मिली, क्रिसमस का शौक। इसमें लिखा था, सैकड़ों साल पहले उत्तर ध्रुव में 2 जुड़वा भाई पैदा हुए थे, निकोलस और नेफिलस। निकोलस दुनिया में खुशियां बांटना चाहता था। नेफिलस लोगों के डर और पीड़ा से ताकत पाता था। एक क्रिसमस की रात नेफिलस इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने मानव दुनिया में कदम रखा और बच्चों को डराने लगा। निकोलस ने उसे रोकने की कोशिश की और अंततः उसे बर्फीली गुफा में कैद कर दिया। लेकिन हर 100 साल में उस कैद का बंधन कमजोर हो जाता है और नेफिलस मानव दुनिया में हॉरर सेंटा बनकर लौटता है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसमें एक और बात लिखी थी, जब हॉरर सेंटा बाहर आता है तो असली सेंटा भी उसे रोकने आता है। इसका मतलब हॉरर सेंटा सच में है और असली सेंटा भी। क्रिसमस ईव की रात आ गई। कस्बे में किसी ने उत्सव नहीं मनाया। सब घरों में खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। फादर माइकल प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी और असामान्य सन्नाटा था। रात करीब 11 बजे बर्फ पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज गूंजी। एक पल बाद चर्च की घंटियां खुद ब खुद बज उठी। पुराने लोग समझ गए हॉरर सेंटा निकल चुका है। उसी वक्त आरव ने देखा कि उसकी छोटी बहन तारा गायब है। दरवाजा आधा खुला था और बाहर बर्फ पर छोटे पैरों के निशान दूर जंगल की ओर जा रहे थे। तारा! माँ बाप डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। आरव बिना सोचे समझे जैकेट पहनकर बाहर भागा। ठंडी हवा तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बर्फ में तारा के निशानों को फॉलो करता हुआ जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ों पर बर्फ जमी थी और हवा हिलोरे मार रही थी। अचानक दूर से घंटियों की धीमी भारी आवाज सुनाई दी। यही आवाज उसे रातों में सुनाई दी थी। आरव ने एक पहाड़ी के पास तारा को खड़ा देखा, लेकिन उसके पास कोई खड़ा था, लाल कपड़ों में, चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। तारा! आकृति ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। आग की तरह आंखें, लंबी सफेद दाढ़ी, मुंह पर डरावनी मुस्कान। हॉरर सेंटा। वो गहरी आवाज में बोला, छोटी बच्ची बहुत अच्छी है, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। तारा को छोड़ दो। हॉरर सेंटा हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज गई।
तुम इंसान मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। वो हाथ उठाता ही था कि अचानक आसमान से एक तेज सुनहरी रोशनी गिरी। बर्फ पर एक चमकदार आकृति उभरी, लाल और सफेद कपड़ों में चमकती आंखों वाला असली सेंटा क्लॉज। असली सेंटा ने कदम आगे बढ़ाया। नेफिलस, इस बार भी तुम नहीं जीतोगे। निकोलस, हर 100 साल में वापस आता हूं, इस बार ये बच्ची मेरी होगी। आरव ने तारा को पीछे खींच लिया। असली सेंटा ने दोनों बच्चों को अपनी सुरक्षा के पीछे लिया। फिर दोनों सेंटाओं का आमना सामना शुरू हुआ। जंगल में बर्फ उड़ने लगी। असली सेंटा की सुनहरी रोशनी और हॉरर सेंटा के काले धुएं की ताकत आपस में भिड़ी। पेड़ टूटने लगे, बर्फ में दरार पड़ने लगी, आसमान में रोशनी और अंधेरा आपस में भिड़ते दिखाई दिए। तुम इंसानों को खुशियां देते रहो, मैं उनके डर से ताकत लेता रहूंगा। डर हमेशा खुशी से ज्यादा होता है। जब तक बच्चे मासूम हैं, तुम कभी नहीं जीत सकते। लेकिन हॉरर सेंटा बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वो असली सेंटा को पीछे धकेलने लगा। आरव डर गया, लेकिन तभी उसे दादी की किताब याद आई। अच्छे बच्चों का दिल हॉरर सेंटा की शक्ति को कमजोर करता है। वो तारा को देखकर बोला, तारा, हमें सेंटा में अपना विश्वास जगाना है, जल्दी करो। दोनों बच्चों ने आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए और जोर से बोले, सेंटा अच्छे हैं, सेंटा हमारी रक्षा करेंगे। उनके विश्वास की चमक सुनहरी किरणों में बदल गई और असली सेंटा की ओर गई। अचानक असली सेंटा की शक्तियां बढ़ गई। उसने हॉरर सेंटा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तेरा अंत आज होगा। सुनहरी रोशनी ने हॉरर सेंटा को घेर लिया। वो चिल्लाया, तड़पा, लेकिन धीरे धीरे रोशनी में गायब होने लगा। आसमान में एक जोरदार गूंज हुई और फिर सन्नाटा। नेफिलस यानी हॉरर सेंटा दम तोड़ चुका था। जंगल की गहरी खामोशी में असली सेंटा ने बच्चों को सुरक्षित कर लिया था। हॉरर सेंटा प्रकाश में जलता हुआ गायब हो चुका था। असली सेंटा ने आरव और तारा को अपनी गर्म चमकदार चादर में लपेटा और बोला, अब समय है उस सच का सामना करने का जिसे सदियों से छिपाया गया था। दोनों बच्चे ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। सेंटा ने कहना शुरू किया, हॉरर सेंटा यानी नेफिलस केवल मेरा भाई नहीं था, वो एक इंसान भी था जिसे दुनिया ने धोखा दिया था। उसकी अच्छाई बर्फ में खो गई और वो अंधेरे में बदल गया। सदियों पहले जब उसने बच्चों को अपने डर से कैद करना शुरू किया, तब मुझे उसे रोकना पड़ा। तब से वो मेरे ही भीतर एक परछाई की तरह कैद था। आरव हैरान था, मतलब हॉरर सेंटा आप ही का हिस्सा था? हाँ, जब इंसानों के दिलों में डर और नफरत बढ़ती है, वो हिस्सा जाग जाता है। पिछले 100 सालों में लोगों के दिलों में इतना डर भरा कि वो फिर मुक्त होने लगा। तो क्या वो वापस आ सकता है? नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया उसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। डर तभी पैदा होता है जब उसे जगह मिलती है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और हिम्मत ने मेरी परछाई को मिटा दिया। अचानक हवा में एक तेज सफेद रोशनी फैली। बर्फ जमीन से उठकर घूमने लगी। दूर पहाड़ की चोटी पर एक चमकदार आकृति उभरी। वही काला धुआं जो नेफिलस बनता था, लेकिन इस बार वो कमजोर था, बिखरा हुआ, टूटता हुआ। सेंटा ने हाथ उठाया और बोला, नेफिलस, अब तू हमेशा के लिए मुक्त होगा, लेकिन अंधेरे में नहीं, प्रकाश में। रोशनी तेज हुई और काले धुएं ने पहली बार चीखने की जगह शांति की एक लंबी सांस ली। धीरे धीरे वो सफेद किरणों में बदल गया और हवाओं में घुलकर गायब हो गया। अब वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब कोई हॉरर सेंटा नहीं बचेगा। सेंटा बच्चों को अपनी स्लेज के पास ले गया। वो आसमान में उड़ने से पहले रुका, मुस्कुराया और कहा, जब भी दुनिया में विश्वास और प्यार होगा, मैं हमेशा लौटूंगा। और फिर वो सुनहरी चमक के साथ आकाश में गायब हो गया। आरव और तारा बर्फ पर खड़े रहे। हॉरर सेंटा इस बार सचमुच खत्म हो चुका था। उसके अंधेरे का अंत हो चुका था और क्रिसमस सच में नया जन्म ले चुका था। 25 दिसंबर की रात थी। मार्था, पीटर, जेम्स और रुमेसा
चर्च में क्रिसमस की प्रेयर्स करने के लिए अपने घर से निकले। चर्च पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए, इसलिए पीटर ठंड भरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पूरी तेजी से अपनी कार को भगाने लगा। अरे बस करो पीटर, चर्च आने वाला है, प्लीज कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। मार्था के ऐसे कहते ही अचानक अपने आप ही उनकी कार बहुत तेज ब्रेक के साथ चर्च के पास में बने कब्रिस्तान के बाहर रुक गई। अरे डफर, ये तुमने कब्रिस्तान के सामने गाड़ी क्यों रोक दी? पागल हो गया? अरे यार, मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, शायद खराब हो गई है। चलो ना, 2 ही कदम पर तो चर्च है, उतर जाओ गाड़ी से, पैदल चलते हैं। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई साया उनके साथ साथ चल रहा हो। तभी रुमेसा को अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई बड़ी ही दबी सी आवाज में उसका नाम बार बार पुकार रहा हो। तुम लोग प्लीज जल्दी चलो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जब तक चर्च नहीं पहुंचूंगी तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। रुमेसा के ऐसे कहते ही अचानक उनके सामने एक काली बिल्ली आ गई, जो उनकी तरफ देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मिमियाने लगी। ओह गॉड, इस बिल्ली ने तो मुझे डरा ही दिया। चर्च उन सब से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर ही था। वो उस बिल्ली को नजरअंदाज कर चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सभी लोग चर्च के अंदर से बाहर की ओर भागने लगे। अरे यार, ये सब इस तरह से चर्च में क्यों भाग रहे हैं? एक काम करो, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। पीटर ने जैसे ही चर्च के पास जाकर देखा तो चर्च की दीवारों से बुरी तरह से खून टपक रहा था। और जब पीटर ने चर्च में लगी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की तरफ देखा तो उसने देखा कि गॉड की आंखों से भी बुरी तरह खून बह रहा है। वो उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने चर्च के फादर को गॉड की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उनकी आंखों से बहते हुए खून को दिखाया। फादर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने आज से पहले चर्च की दीवारों और गॉड की आंखों में ऐसे खून बहते कभी नहीं देखा। मुझे इन्हें ऐसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। माय चाइल्ड, गॉड के इन आंसुओं से मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। पीटर अपने दोस्तों के पास आया और उसने उन सबको फादर की कही हुई बातें बताई, लेकिन जेम्स फादर की उन बातों को मनगढ़ंत कहकर उनका मजाक उड़ाने लगा। अरे भाई, कभी सुना है क्या कि चर्च की दीवार और गॉड की मूर्ति से आंसू निकल रहे हो? फादर को चर्च जल्दी बंद करना होगा, इसलिए कुछ नाटक किया होगा। दिस इज नॉट फनी जेम्स, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो कैसे? गाड़ी तो हमारी पहले ही खराब हो चुकी है, और तो और मेरा मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें? ना तो हम चर्च के अंदर आ सकते हैं और ना ही इस रोड पर रुक सकते हैं। पता है ना कितने क्राइम होते हैं यहाँ। यहाँ रुके तो सुबह तक ऊपर ही जाएंगे। तब तो रात बिताने के लिए हमारे पास एक ही सेफ जगह है, वो देखो कब्रिस्तान। बेचारे लोग आराम से सोते हैं उसके अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर तो क्राइम होने का डर भी नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर आने से पहले तो क्रिमिनल के भी पसीने छूट जाएंगे। चलो यार, वैसे भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सोच कर आए थे और कहाँ जाना पड़ रहा है? इतना कहकर वो चारों कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर अपना पहला कदम रखा ही था कि तभी अचानक उन्हें कुत्तों के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। उन चारों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो चमगादड़ों का एक झुंड अचानक उनके पास आकर उनके सर पर मंडराने लगा। अरे बाप रे बाप, ये चमगादड़ का झुंड कहाँ से आ गया? अरे लकड़ी उठाओ और भगाओ इन्हें यहाँ से। अगर एक बार ये शरीर से चिपक गए तो आफत हो जाएगी। उन सभी ने वहां पर पड़ी लकड़ियों को उठाया और चमगादड़ों पर हमला करने लगे। लकड़ियों के डर से चमगादड़ तो वहां से भाग गए, लेकिन तभी रुमेसा का पैर अचानक लड़खड़ाया और वो एक कब्र पर जाकर गिर गई। कब्र पर गिरते ही वो अचानक और जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास आ गई। अरे
अरे तू तो ऐसे डर के भागा ही जैसे उस कब्र की आत्मा तेरे अंदर ही प्रवेश कर जाती। मार्था के इतने कहते ही जेम्स और पीटर भी जोर जोर से हंसने लगे। क्या मजाक है ये यार। तभी न जाने जेम्स के मन में क्या खुराफात सूझी कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मजाक उड़ाते हुए उनकी नकल करने लगा। मैं भूत हूँ, डरो मुझसे, डर लग रहा है मुझसे तुम्हें। अरे तुम लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो तो जरूर देखी होगी, वो लोग जो हर जगह जाकर हॉन्टेड बता देते हैं। मुझे तो उन लोगों की बात पर कभी ट्रस्ट नहीं होता। जब एक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं तो उसकी मौजूदगी का एहसास भला किसी को कैसे हो सकता है। वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट है। चलो आज इस कब्रिस्तान में हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगी। हेलो स्पिरिट्स, मेरा नाम है मार्था। देखो, अगर हमारे पास कोई भी मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाओ। इतना कहकर मार्था बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक कौवों के एक झुंड ने आकर मार्था पर हमला कर दिया और वो घबराकर जेम्स और पीटर की ओर भागने लगी। तभी अचानक रोमेसा ने मार्था के बालों को बड़ी ही जोर से खींचते हुए उसे दूर जमीन पर फेंक दिया और वो उन सभी की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे करके पूरी तरह सफेद पड़ गया, जैसे उसका शरीर न जाने कितने सालों से किसी कब्र के अंदर दफन हो। ये तुम्हें क्या हो रहा है रोमेसा? देखो रोमेसा, अगर तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो तो प्लीज इसे बंद कर दो। हमें सच में बहुत डर लग रहा है। नो 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 नो, मैं रोमेसा नहीं हूँ। भूल गए? तुम्हारे इस प्यारे दोस्त ने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। पहले तो इस बेवकूफ लड़की ने मेरी कब्र पर गिरकर मुझे गुस्सा दिलाया और उसके बाद तुमने खुद मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब अगर कोई मुझे इतने प्यार से बुलाएगा तो मुझे तो उसके पास आना ही पड़ेगा ना। रोमेसा के शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा के ऐसा कहते ही कब्रिस्तान में उगी झाड़ियां अचानक बड़ी होने लगी और धीरे धीरे करके वो झाड़ियां मार्था के शरीर तक पहुंच गई और उन झाड़ियों में मार्था का पूरा शरीर बुरी तरह जकड़ने लगा। बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोमेसा, ये क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मार्था, प्लीज पहचानो मुझे। दर्द के मारे मार्था का बुरा हाल हो रहा था। झाड़ियों की जकड़ की वजह से उसका शरीर अब धीरे धीरे लाल पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों की जकड़ से कुछ ही देर में उसके शरीर से बुरी तरह खून बहने लगेगा। जेम्स और पीटर को भी उसे देखकर उस पर तरस आने लगा और वो उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी रोमेसा ने उन दोनों को पकड़कर वहां से दूर फेंक दिया और उन दोनों का सर एक कब्र से जाकर टकरा गया। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। हम सब तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। इतना कहकर रोमेसा कब्रिस्तान में दफन हुई कब्रों को बड़े ही भयानक तरीके से घूरने लगी। तभी अचानक कब्रों के अंदर दफन हुए मुर्दा शरीर खुद ब खुद कब्रों से बाहर निकल कर आने लगे। अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखकर जेम्स, पीटर और मार्था की रूह कांप गई। इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते, तभी उन आत्माओं ने जेम्स और पीटर के शरीर पर वार कर दिया और वो आत्माएं उन दोनों के शरीर पर बुरी तरह हावी हो गई। रोमेसा की तरह ही अब उन दोनों का शरीर भी पूरी तरह सफेद पड़ गया और उन दोनों की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग में बदल गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को, जेम्स, पीटर, प्लीज प्लीज होश में आओ। उन आत्माओं को खुद पर हावी मत होने दो। उन सभी की ऐसी हालत देखकर मार्था बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। डर के मारे अब उसका शरीर भी पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था।
वो बार बार पीटर और जेम्स का नाम पुकारकर उन आत्माओं को उनके शरीर पर हावी होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों के शरीर पर हावी हुई वो आत्माएं लगातार मार्था की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी मार्था डर के मारे गॉड का नाम पुकारने लगी। ओह लॉर्ड जीसस, प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मार्था के ऐसे कहने से जेम्स और पीटर के शरीर में प्रवेश की वो आत्माएं अचानक रुमेसा से दूर जाने लगी। तभी मार्था ने जोर जोर से उन तीनों के सामने गॉड का नाम लेना शुरू कर दिया और वो बार बार बाइबल के कुछ वर्सेस को तेज आवाज में दोहराने लगी। उस आवाज को सुनकर वहां पास से गुजर रहे एक पादरी का ध्यान कब्रिस्तान की ओर पड़ा। जब उन्होंने कब्रिस्तान की ओर देखा तो वो दौड़ते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। ओह नो, अगर रात 12 से पहले इन आत्माओं ने इन बच्चों के शरीर को नहीं छोड़ा तो ये आत्माएं इन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। मुझे इसी वक्त इन सब के शरीर पर होली वाटर छिड़कना होगा, नहीं तो इन शैतानी आत्माओं को इनके शरीर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर फादर जैसे ही होली वाटर की बोतल को ढूंढने लगे, तभी उन्हें याद आया कि होली वाटर की बोतल तो वो चर्च के अंदर ही भूल चुके हैं। इसलिए वो वहां से बड़ी ही तेजी से चर्च की ओर बढ़े और उन्होंने चर्च पहुंचकर जल्दी से वहां से होली वाटर की बोतल को उठाया और चर्च से निकलने से पहले उन्होंने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की, जिनकी आंखों से अभी भी खून के वो आंसू लगातार बह रहे थे। गॉड, आप अपने सभी बच्चों की रक्षा करना, उन शैतानी आत्माओं से उन सभी की रक्षा करना। इतना कहकर फादर गॉड के सामने हाथ जोड़कर फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़े और उन्होंने कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बाइबल के वर्सेस को बोलना शुरू कर दिया। मार्था और फादर दोनों मिलकर तेज आवाज में उन वर्सेस को दोहराने लगे। तभी जेम्स, पीटर और रुमेसा का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा और वो तीनों तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। इससे पहले कि वो आत्माएं किसी और को नुकसान पहुंचा पाती, फादर ने उन सभी पर होली वाटर को छिड़क दिया। होली वाटर उनके शरीर पर पड़ते ही वो आत्माएं काले साए की तरह उन सभी के शरीर से निकलकर वापस उन कब्रों में समा गई। तभी फादर ने मार्था और अपने शरीर पर भी होली वाटर को छिड़क दिया ताकि कोई भी आत्मा उनके शरीर पर हावी ना हो सके। फादर और मार्था जैसे तैसे उन तीनों को लेकर चर्च पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट की आंखों में अब खून भरे वो आंसू नहीं थे और चर्च की दीवारें भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसका मतलब गॉड के बच्चों पर आया वो संकट अब खत्म हो चुका था। गॉड ने सही समय पर अपने दूत फादर एंथनी को उनके पास भेजकर आज उन सब की जान को बचा लिया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।